वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट 2 का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट 2 का टॉपिक फोरियर्स लॉ कि फोरियर्स लॉ होता क्या है। तो फोरियर्स लॉ बेसिकली बताता है कि जो हीट फ्लो करती है किसी सब्सटेंस से, एक यूनिफॉर्म मटेरियल से, जब एक हीट फ्लो करती है तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उस एरिया के। और जो जब वो फ्लो करती है तो जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, जो टेम्परेचर उसमें जितना होता है उससे जब वो थोड़ा सा नीचे डिक्रीज जाता है उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उस लेंथ, उस पाथ ऑफ लेंथ के जहाँ से वो जो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो है वो जाती है। तो फोरियर्स लॉ बेसिकली आपको कि एक सिंपली कह सकते हैं कि जब एक यूनिफॉर्म मटेरियल से जब एक हीट फ्लो करती है तो उसमें वो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जिस पाथ ऑफ लेंथ पे वो फ्लो करते हैं वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं Q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A डॉट डेल्टा टी अपॉन एल। इसमें Q जो हो गया वो आपका रेट ऑफ हीट फ्लो हो गया, ए एरिया हो गया, डेल्टा टी जो है आपका वो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो हो गया, और एल जो है वो आपकी ये लेंथ हो गई कि कितनी उसकी लेंथ है। अब हम जब यहाँ से डेल्टा के साइन, ये इन्वर्स के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा के एम जो हो गया ये हमारा मीन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। इसका अगर हम डेरिवेशन देखें तो जो ये फोरियर्स लॉ है इसको अप्लाई करते किसी मेटल वॉल पे जो कि कंडक्शन करता है हीट का, और उसको एक जगह पे पहुंचाता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये फोरियर्स लॉ में, पहला आता है एरिया ऑफ द वॉल, जो कि ए होता है। थिकनेस ऑफ द वॉल को हम डेल्टा से सिंबलाइज करते हैं। जो फेस ऑफ द वॉल होता है जो कि मेंटेन करता है यूनिफॉर्म को, वो कैपिटल एच रखते हैं। उसके बाद डेफिनाइट एंड हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हाई होता है T1 के। उसके बाद फेस ऑफ द वॉल जो कि लोअर साइड में होता है, जिसको हम डबल सी से एक्सप्रेस करते हैं। और यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो T2, जिसको सिम्बलाइज करते हैं T2 से। तो जो हीट फ्लो करता है एक राइट एंगल पे किसी प्लेन ए के, एंड उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक स्टेडी स्टेट में। तो अगर हमने कंसीडर किया कि एक थिन सेक्शन जिसकी थिकनेस जो है वो DL है, और एक इंटरमीडिएट पॉइंट वॉल पे हमने जब हीट को फ्लो करा रहे, हीट को पास करा रहे, तो जो सेक्शन होता है वो पैरेलल होता है उस प्लेन के, उस प्लेन जो ए है जिसको हमने ए कंसीडर्ड किया है उसके। इसलिए जो सेक्शन होता है फोरियर्स लॉ जो होता है वो अप्लाई किया जाता है जैसे कि नीचे दिखाया गया है। dQ/d थीटा इक्वल टू माइनस के डॉट ए डॉट डी टी अपॉन DL, जिसमें के जो हो गया वो आपका पर्सनैलिटी कांस्टेंट हो गया, ए जो एरिया हो गया, DT आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, और DL आपका जो लेंथ है वो हो गया। उसके बाद वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो जो कांस्टेंट के जो होता है वो एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है लेंथ के। मींस जो कांस्टेंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ के इंडिपेंडेंट होता है, लेंथ पे वो डिपेंड नहीं करता। और जो यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करता है वो वो बताता है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज में घट रहा है। जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होती है, जो हीट फ्लो की डायरेक्शन होती है उसमें बताता है। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 4 है dT/dL, जो कि रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट को। एक स्टेडी स्टेट में जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जब इसमें चेंजेस होता है तो dQ/dθ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू के, और Q इक्वल टू हो गया आपका माइनस के डॉट ए डॉट डी टी अपॉन DL, जो कि इक्वेशन नंबर 5 हो गया। मीन्स जो ये पूरा हो गया dQ/dθ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हमने Q मान लेते हैं, और Q की वैल्यू जो है वो ये है।
उसके बाद Q जो होता है वो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, जो कि जूल पर सेकंड पे होता है। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से देखें कि जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर साइड से जो है हाई टेम्परेचर साइड से लोअर टेम्परेचर साइड पे जा रहा है। तो कंडक्शन के ये हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म में मैंने कंडक्शन बताया था कि जो हीट फ्लो होता है वो हायर टू लोअर में जाता है, वैसे यहाँ पे भी हायर से लोअर में जा रहा है ये। जब इसको सेपरेट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 को वेरिएबल्स के साथ, तो उसको फिर लिखा जाता है Q डॉट डी एल बाई अपॉन ए इक्वल टू माइनस के डी टी। मीन्स जो आपका Q इक्वेशन था Q इक्वल टू के डॉट ए डॉट डेल्टा टी अपॉन जो डी एल था डी टी अपॉन डी एल जो था, तो डी एल जो है वो इधर आ गया, के इधर आ गया, तो आपका Q उसके बाद आपका फिर ये इक्वेशन जो है वो फॉर्म होता है। उसके बाद जब इस इक्वेशन नंबर 6 को हम इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स में, जो कि लिमिट्स जिसमें L जो है वो 0 है और T इक्वल टू T1 रख दिया है, और एक L1 जो है वो आपकी L है जो कि टोटल थिकनेस है, जब T जो होता है वो T2 होता है। उसके बाद जब हम इसके इंटीग्रेट कराने के बाद हमारा आता है इक्वेशन नंबर 7 में QL ए इक्वल टू के एम T1 माइनस T2। उसके बाद जो ये T1 माइनस T2 है, इसको हम डेल्टा T इक्वल टू आपका T2 माइनस T1 होता है या T1 माइनस T2 होता है, तो इसको हमने एक बार में लिख दिया KM डेल्टा T। अब इसको जब हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 7 को, तो हमारा इक्वेशन आता है Q इक्वल टू KM डॉट ए डॉट डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है, जहाँ पे के एम जो हो गया वो आपका मीन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। अब जो ये स्टेडी स्टेट जो होता है हीट ट्रांसफ़र का, इसमें जो क्यू होता है वो रिमेन रह जाता है कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, जिसमें जो टर्म डेल्टा टी जो है वो आपको इंडिकेट करता है, बताता है ड्राइविंग फोर्स के बारे में। ड्राइविंग फोर्स जिसमें जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो डिक्रीज़ होती है। तो इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फिर से रीअरेंज करेंगे तो हमारा इक्वेशन आते क्यू एल अपॉन डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन के एम ए। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन से, जिसमें जो रेट एक्सप्रेशन है इक्वेशन नंबर 1 में, वो इंडिकेट करती है रेजिस्टेंस इक्वल टू एल अपॉन के एम ए। अब इसके हम एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन, इसके यूजेस, इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है थर्मल रेजिस्टेंस के, और जो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो एक सॉलिड होती है, इसका जो ऑफ अ सॉलिड वो एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ के में, जैसा कि इक्वेशन नंबर 3 में बताया गया। उसके बाद जो कोएफिशिएंट होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के, उसमें जो क्वांटिटी ऑफ हीट होती है वो कम फ्लो, जो उसमें हीट फ्लो होता है एक यूनिट सरफेस एरिया के एक यूनिट टाइम में, जब टेम्परेचर जो है वो अपने जो यूनिटी में ड्रॉप करती है, मीन्स एक स्टेबल क्वांटिटी में जब वो नीचे की साइड डिक्रीज़ करती है। उसके बाद जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है आपके मटेरियल पे, कि कौन से मटेरियल पे जो कंडक्टिविटी वो लग रही है, जिसमें से जो बॉडी है वो बनती है, और उसके बाद जो टेम्परेचर है वो उस पर कितना इफ़ेक्ट डालेगा, कितना असर उस पर पड़ता है। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है कुछ सब्सटेंस की, वो नीचे दी गई है कि कौन से सब्सटेंस पे कितनी थर्मल कंडक्टिविटी लगती है। जैसे कि यहाँ पे जो टेबल दिया है उसमें कॉपर में 379 लगती है, सिल्वर में 57, स्टील में 43 है, एलुमिनियम में 24.2, स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें 17 होती है, ग्लास में 1 होती है, बिल्डिंग ब्रिक्स जो होती है उसमें 0.69 होती है, वाटर में 0.62 होते हैं, और एयर में जो 0.03 होती है। ये कुछ सब्सटेंस है जिसके थर्मल कंडक्टिविटी बताई गई है। उसके बाद कैसे ट्रांसफ़र होता है थर्मल एनर्जी का, आप ये पढ़ते हैं। तो जो ट्रांसफ़र होता है थर्मल एनर्जी का, तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो हमेशा फ्लो करती है एक हायर रीजन से एक लोअर रीजन टेम्परेचर पे। इसमें जो नेट फ्लो होता है थर्मल एनर्जी का वो पाया जाता है जब
टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस हो, मीन्स जब दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस पाया जा रहा हो। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसमें भी? वही कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन होते हैं। कन्वेक्शन में जब हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है एक फ्लूइड से, मीन्स गैस या लिक्विड से, तो मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो कॉज होता है। उसके कारण आपको थर्मल जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र पता चलेगा, उसमें क्या डिफरेंस है। उसका कंडक्शन में जो ट्रांसफ़र ऑफ, जब हीट का ट्रांसफ़र होता है किसी इलेक्ट्रिक करंट से एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के बीच में बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बीच में, तब आपको पता चलेगा कि उसमें से जो एनर्जी आपकी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में भेजी जाए तो उसमें कितनी थर्मल एनर्जी के टाइम में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद रेडिएशन में कि कोई भी एक सब्सटेंस पे हमने एनर्जी से जब हम रेडिएटेड कराते हैं एक फॉर्म ऑफ रेज से या वेव से या पार्टिकल से, तो उसमें आपको ये थर्मल एनर्जी का पता चलता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कंडक्शन क्या है। कंडक्शन जो होता है वो एक कंडक्शन जब ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी के अकॉर्डिंग एक मीडियम में जिसमें बिना किसी फ्लो ऑफ द मीडियम, तो कंडक्शन में जो थर्मल एनर्जी होती है, तो जब वो ट्रांसफ़र किया जाता है कंडक्शन में हीट जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें कोई फ्लो ऑफ मीडियम नहीं होता। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे ये एक आपकी ये सब्सटेंस है और एक ये आपका सब्सटेंस है, जो जब इसमें आपका हीट ट्रांसफ़र किया जाएगा तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ हीट है वो नहीं होगा। ये बिना फ्लो ऑफ हीट के एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट हो जाते हैं और उसके बाद वो वाइब्रेट होने लगते हैं। मीन्स जैसे कि ये आपका एक सब्सटेंस है, अब इसके नीचे हमने एक बर्निंग फ्लेम लगा देते, ठीक है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे हीट कर रहे, तो जो इसके अंदर के जो एटम्स, जो पार्टिकल्स होंगे वो एकदम से हीटअप होंगे और हीटअप के कारण ये रेगुलर मोशन में आ जाएंगे और मोशन में आते ये एक दूसरे से वाइब्रेट करेंगे और इनकी जो वाल होगी वो भी आपकी हीट हो रखी होगी, तो ये बाउंस बैक करके वापस मतलब एक दूसरे से पार्टिकल से ये टकराते रहेंगे, कोलाइड करते रहेंगे और पूरे उसमें घूमते रहेंगे और इस कारण जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगा। उसके उसके बाद जो कूलेट, जो ये कुछ पार्टिकल जो कि कूल वे जिनमें मतलब हीट अभी तक नहीं पहुंची होंगी, तो जैसे ये कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे तो उस कारण जो फ्रिक्शन होगा तो जो कूलर्स पार्टिकल्स होंगे वो भी हीटअप हो जाएंगे और इनके साथ वो भी फिर विग्रसली मोशन में आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे हीट जो है एक सोर्स से दिया जा रहा है और ये जो आपका ये जो कंटेनर मान लीजिए, इस कंटेनर के अंदर ये एटम और ये मेटल के अंदर जब हीट देंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन होगी, जिस कारण कि मैंने अभी ऊपर बताया था वैसे इसमें शो हो रहा है कि जब हम इस मेटल सब्सटेंस को हीट करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया है, हीट करना शुरू कर दिया है, तो ये जो हीट के कारण यहाँ पे जो सॉलिड जो ये मेटल है वो हीटअप होने लगेंगे, गर्म होने लगेगा, जिसके कारण इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है गेन होने लगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये जो एटम्स है ये आपके मूवमेंट में आ जाते हैं। अब ऐसे दूसरे पार्ट में दिखाया कि जैसे ही एटम जब इसमें काइनेटिक एनर्जी में आ जाएंगे तो वो वाइब्रेट करने लगेंगे और वाइब्रेट करने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होने लगेगी। उसके बाद जब ये पूरा कंडक्टेड होने लगेगा पूरे सॉलिड में, तो जो कुछ एटम्स जो कि काइनेटिक एनर्जी को गेन कर चुके हैं उनका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब मेटल में जो कंडक्शन होता है तो जितने भी सॉलिड थर्मल एनर्जी जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक वाइब्रेशन से और पार्टिकल्स के कोलिजन से, कि मतलब जैसे ही हमने सब्सटेंस को हीट किया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी गेन हुई, उसके कारण जो एटम्स है वो मोशन में आ गए, वो वाइब्रेट करने लगे और जब वो पूरे उस मेटल में जब वो एटम अपना वाइब्रेट होंगे तो इधर मोशन में आएंगे तो वो एक दूसरे एटम से भी कोलाइड करेंगे, जिसके कारण वो भी मोशन में आ जाते हैं। तो जब ये मेटल्स में तो जो प्रेजेंस ये
फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण जो थर्मल एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन को फैलाता है। इलेक्ट्रॉन गेन काइनेटिक एनर्जी और जब और मूव जब करती है वो रैपिडली होती है, बहुत फास्ट मूव करने लगती है। जैसे ही जब एटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेती है, उसके बाद ये कोलाइड करती है एटम्स के साथ, और जो कूलर पार्ट्स होते हैं उनको भी अपने साथ उनको भी हीट अप करते हैं, उनमें भी काइनेटिक एनर्जी गेन कराती है और मोशन में लाती है। अब लिक्विड और गैसेस में कैसे कंडक्शन होता है, तो जो पार्टिकल्स लिक्विड और गैसेस में होते हैं उनमें स्पेस होता है सॉलिड्स से, मीन्स जो लिक्विड होता है उनमें ज़्यादा स्पेस होता है, गैस में जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा ही, उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होते हैं। तो जो कोलिजन होता है पार्टिकल्स का वो कम होता है और स्लो होता है काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स जैसे 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 एक आपको मान लीजिए कि ये ये एक कंटेनर है, इसमें आपके गैस मॉलिक्यूल्स है, इसमें जो एटम्स है इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होने के कारण जब इसमें एक में काइनेटिक एनर्जी होगा तो ये एक काइनेटिक एनर्जी को दूसरे में पहुंचाने के लिए, मीन्स दूसरे से जब तक कोलाइड करेगा तो ये बहुत ही धीरे धीरे होगा, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये स्लो होती है। इसलिए जो हीट कंडक्शन होता है गैस में वो और ये वाटर में वो ये पुअर होता है। कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन जो होता है ये भी ट्रांसफ़र करता है थर्मल एनर्जी को, लेकिन करंट जो होता है इसमें वो फ्लूइड में होता है। जो पार्टिकल्स जिसमें जो ये एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेडी होते, ज़्यादा मूवमेंट करते हैं लिक्विड और गैस में, क्योंकि इसमें जो ये डेंसिटी होती है वो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी के कारण ऐसा होता है। लिक्विड कन्वेक्शन में जब वाटर जो होता है वो फ्लास्क के बॉटम में होता है और जब उसको हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड करने लगता है, तो जैसे एक्सपेंड करता है तो लेस डेंस होता है और जो सराउंडिंग वाटर होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। जब अपर रीजन जो होता है वो कूलर होता है और नीचे का जो पोर्शन होता है वो आपका सिंक होता है, इसलिए वो जल्दी से हीट अप हो जाता है। और जो डिफरेंस होता है डेंसिटी का रीजन्स में, मींस आपका जैसे ये कंटेनर है, इसमें पानी, इसमें वाटर है, लिक्विड है, ठीक है, तो जो ये हायर रीजन होगा इसके डेंसिटी में और इसके डेंसिटी में थोड़ा सा इफेक्ट ये अंतर आएगा, क्योंकि पहले जो नीचे वाले जो होंगे, जो नीचे में जो वाटर होंगे वो ज़्यादा जल्दी वार्म अप करेंगे ऊपर वाले से। जैसे ये वार्म अप करने लगे तो इसमें भी एटम्स का मूवमेंट होने लगेगा और ये जो है ये एटम्स जो है ये ऊपर होने लगेंगे। मीन्स यहाँ पे देख लेते, ये जो है ये जो एटम से ये ऊपर होने लगेंगे और ऊपर जाते ही ये भी मूवमेंट में आ जाएंगे, और जो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी जो गेन की है वो ऊपर में जो हायर रीजन में जो एटम्स होंगे उनमें भी ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे भी दिखा रहा है कि देखिए जो ठंडा पानी है वो तो नीचे चला गया और जो हॉट वाटर है वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब गैसेस में कैसे कन्वेक्शन होता है, तो जब एयर एवअप में होती है कैंडल के तो वो हीटेड होती है और ये एक्सपेंड करती है। अभी जैसे जो एक्सपेंडेड एयर होती है वो लेस डेंस होती है सराउंडिंग एयर के और वो ऊपर आती है चिमनी से। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हॉट एयर जो है वो ऊपर जा रही है और ये जो कोल्ड एयर है ये नीचे आ रही है, जो कि चिमनी से, ठीक है। एक मिनट। तो जो सराउंडिंग में जो एयर होगी वो कूलर होगी और डेंसर वो नीचे की साइड जाने लगेगी चिमनी ए के। जो ये ए वाला पोर्शन है, ये मान लीजिए ये ए पोर्शन है और ये बी पोर्शन है। ए पोर्शन में क्या है कि इसमें जो है एयर जो है वो ऊपर जाएंगी, राइजिंग अप करेगी चिमनी से, ये बाहर निकलेंगी। चिमनी से बाहर निकलेंगी तो ये आपकी इसमें हीट जो है ट्रांसफ़र हो रखी है, इसमें हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण अब ये बी है। तो यहाँ पे ये जो सराउंडिंग में जो एयर होगी, इसके जो सराउंडिंग में एयर होगी
ये आपकी कूलर होगी। तो ये जो है ये फिर ये अंदर जाएगी इस चिमनी बी के, और बाद में फिर ये एक की तरह ही वापस आएगी, और जो दोबारा से जो वहाँ पे ये कूलर एयर जो होंगी, जो ठंडी हवाएं जो होंगी सराउंडिंग्स में, उसको फिर ये दोबारा से चिमनी के अंदर भेजेंगी। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसलिए जो डिफरेंस होता है डेंसिटीज़ का एयर के, वो चिमनी के सेटअप के कारण होते हैं कन्वेक्शन करंट में। तो अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, रेडिएशंस का हम आपको अगले पार्ट में रेडिएशंस, इंटरचेंजर और एक्सचेंजर ऑफ गैस, जो हमारा 3 टॉपिक रह गया है, हम उसको कवर कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो हमें बताना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना अपने फैमिली में जो आपके बी फार्म कर रहे होंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर के भी नोट्स डाल रखे और सेकंड सेमेस्टर के नोट्स और वीडियोस दोनों ही हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के भी है, तो उनको हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू। अब बाद में मिलते हैं।